क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे डे नंबर 8 है। रोज जो हमारे जो डेली क्वेश्चन टॉप 10 वाले आते हैं उसमें आगे सीरीज है डे नंबर 8। आप लोग अपने पेन पेपर लेके रखिए और जो है इन नंबरों पे कॉल करके अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलो हम लोग आ गए। मॉडस ऑपरेंडी आप लोग को याद ही है। आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना होता है यहाँ पर कि क्या, अच्छा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रू पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग जो है अटेम्प्ट करेंगे पॉज करके स्क्रीन, और मैं आपको आंसर बताऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है ए। देखिए यहां पे ट्रू पूछा गया है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पे देखिए, हालांकि इसमें थोड़ी सी अब तब्दीलियां हो गई हैं, लेकिन साथ ही साथ कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मैंने पहले बोले थे और आज के क्या क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ये सब भी मैं साथ ही आप बताता रहूंगा। देखिए पहले क्वेश्चन पे, पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यहां पे बोल रहा है एक विकासशील देश और विकसित देश के बीच तुलना करने के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त मानक मानव विकास सूचकांक है नहीं। सबसे ज्यादा जो है मोस्ट सुटेबल कौन सा होता है? जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से आप लोग को यह बताना है कि इंडिया की क्या रैंक रही है अभी लेटेस्ट। ठीक, चलिए बता देता हूं, 129th रही है। और यहां पे जो है इसके इंडिकेटर्स भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी अब इंडिकेटर्स पूछ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे 2019 वाले में इसने इंडिकेटर्स पूछा है। ठीक, तो यहां पे आप लोग को पता होना चाहिए हेल्थ, इनकम, और मतलब इनकम जो होती है ग्रॉस नेशनल इनकम, और एजुकेशन से यहाँ पे इंडिकेटर से इनको थोड़ा जो है डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, जीडीपी होगा यहाँ पे आंसर, यहाँ का मतलब पहले स्टेटमेंट में तो सही हो जाता। दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक, इसमें एक एक चीज आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है कौन सी रिपोर्ट? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ भी चुका है, फिर भी पूछ सकता है फिर से, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। यहां पे ये बोल रहा है कि जो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,276 से ये ज्यादा है वो कंसिडर की जाती है रिच कंट्रीज में। इसमें अब थोड़ी तब्दीली हो गई है। वैसे तो स्टेटमेंट सही है 2012 की रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन 2019 के हिसाब से क्या है कि अब जो है आपका रिच कंट्रीज कौन सी होंगी? जो 12,375 डॉलर से ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम जो है किसी कंट्री की डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हर जो एक व्यक्ति की आ जाएगी ना, उसी को पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एक एक आपको जो है एक क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको 10 चीजें और बताता हूं, ठीक, ताकि कुछ भी उससे पूछे तो आपका जो है क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाए। नॉर्मल डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा साधा जो वो है ब्रॉड, अगर देखा जाए तो वो ये है कि आपका जो है आपका आज के जो जनरेशन चल रही है उनकी नीड्स को पूरा करते हुए आगे आने वाली जनरेशन का भी ख्याल रखना है हमें। ऐसा नहीं कि आज ही सब हम खा जाए, आगे वाली आने जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, यहां पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप लोग को एक और क्वेश्चन यहां पे ये बताना है इस वाले में कि इंडिया, आप लोग कमेंट करना इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या है लेटेस्ट, और इंडिया जो है उस हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आता है? लोअर मिडिल इनकम में आता है कि मिडिल इनकम कंट्री में आता है, किस में आता है? और इंडिया की आपको जो है दोनों बताना, पीपीपी टर्म्स में बताना है, पावर परचेजिंग पावर पैरिटी में भी, ठीक, और जो है आपका दूसरा उसमें बताना है, क्या कहते हैं, नॉर्मल्स में। ठीक, देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पिछले वाले उसमें सीरीज जो आई थी हमारी, वीडियो आया था, उसमें मैंने बोला था आपको कि आपको सारी की सारी सॉइल पढ़नी है, जिसका मैंने एक आपको ट्रिक भी बताई थी, ब्रैड FLSP बताया था ना, ब्रैड FLSP, ये 8 तरीके की जो है मृदाएं हिंदुस्तान में हैं, तो उनसे रिलेटेड आप लोग को पढ़ना था। आज इसी पे एक दोबारा क्वेश्चन मैंने पूछा है आप लोगों से। ठीक, आप लोग को इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या है? पॉज करके आप लोग दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी कैटेगरी, कौन सी सॉइल होनी चाहिए। सही आंसर यहाँ पे सी। ठीक, देखिए सलाइन और अल्कलाइन सॉइल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे, आप लोगों को पहचानना था कि इन चारों में से कौन सी, तो वो आंसर है सी। देखिए ये बोला जा रहा है कि ये केशिका क्रिया, यानी कि कैपिलरी एक्शन से जो है एरिया कैनाल, जहाँ पे कैनल इरिगेशन होता है वहां पे ये फॉर्म हो जाती है। ठीक, कैपिलरी एक्शन क्या होता है
कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वाटर ऊपर आ जाता है या फिर मटेरियल ऊपर आता है, तो उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर, और हमेशा जो टेम्परेचर या फिर एयर या फिर ये सब मूवमेंट जो होता है फ्लूइड का, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, इसलिए जो है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चला जाता है। इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। हो सकता है कैपिलरी एक्शन ही पूछ ले यार आप लोग से, ठीक। और ये इनफर्टाइल होती है कल्चर के लिए। कौन? सलाइन एल्कलाइन सॉइल की बात हो रही है। दीज सॉइल्स आर फाउंड, कहां कहां फाउंड होती है? जहां पे बारिश जो है कम होती है, एरिड या फिर सेमी एरिड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और इनके कई सारे अलग अलग नाम भी है। रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, यूपी में ऊसर बोला जाता है, कार्ल, चोपन आदि कहलाती हैं। तो ये है आपकी सलाइन सॉइल। यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सलाइन सॉइल की आप लोग को पीएच वैल्यू बतानी है कमेंट करके, ठीक। और सलाइन सॉइल जो है क्या, अच्छा वैसे तो आंसर यहाँ पे दे रखा है अल्कलाइन सॉइल। हो सकता है सलाइन सॉइल की अलग से पूछ ले कि क्या ये एसिडिक सॉइल है कि अल्कलाइन सॉइल है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि एसिडिक सॉइल है, और ये अल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल नहीं है। एसिडिक सॉइल कहां पे होती है? ज्यादातर जहां पे बारिश ज्यादा होती है, समझ में आया? जहां पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे एसिडिक सॉइल जनरली पाई जाती है, ठीक। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। आप लोग से मैंने उस दिन जो है पोर्ट ए पाइपलाइन का क्वेश्चन पूछा था। आज मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरा जो है ये उठाया है क्वेश्चन आपका सागरमाला, मतलब पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। आप लोग ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है ये कंपोनेंट इंक्लूडेड है सागरमाला प्रोजेक्ट में। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, पांचों ही है यहाँ पर, मतलब आपके जुड़े हुए इससे सागरमाला प्रोजेक्ट से, प्रोग्राम से। फैक्चुअल क्वेश्चन है। पोर्ट से जुड़ा हुआ आर्थिक विकास, अगर आप सागरमाला ऑफिशियल वेबसाइट पढ़ोगे पांचों ही दे रखे हैं, ठीक। पोर्ट से जुड़ा आर्थिक विकास, तटीय और अंतर्देशीय जल यात्रा की वृद्धि, तटीय सामुदायिक विकास, पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि, और पोर्ट आधुनिकरण और नए बंदर का विकास, ठीक है। काफी विकास हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही एक देखिए इनडायरेक्टली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया है। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हमारा द्विसदनीय है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का अगर मेंबर है प्राइम मिनिस्टर हमारा, जैसे कि मनमोहन सिंह के टाइम पे था, ठीक, एमएमएस, तो जो है वो फिर इन कथनों में से आपको बताना है कि क्या हो सकता है फिर। तो पहला कथन ये बोल रहा है कि ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। बिल्कुल सही बात है, यही है इसका आंसर। क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन द बजट, नहीं, बजट पे स्पीक कर सकता है, ठीक। मनमोहन सिंह आके बोलते थे ना लोकसभा में, ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस। ओनली जो दे रखा है ना, इसकी वजह से ये गलत है याला। ये दोनों हाउसेस में जाके बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाहे किसी भी सदन से हो। ही वॉज टू बिकम मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं है। आप जैसे ये चीज ये है कि अगर आप मान लीजिए एमपी नहीं है, चाहे लोकसभा के और राज्यसभा के, तो आपको जो है मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक। और आप जो है 6 महीने के, बशर्ते आप 6 महीने के अंदर किसी एक हाउस के, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बन जाओ, ठीक। 6 महीने की इसमें छूट दी गई है। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन से कुछ यहाँ पे हम लोग तथ्य याद कर लेते हैं। एक तो पहली बात है सिर्फ लोकसभा, दूसरा ये है कि इसको लाने के लिए 50 जो है एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा के, और आपको जो है ये एक सदन में, मतलब एक सेशन में एक ही जो है लाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर सरकार हारती है तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है, रिजाइन देना पड़ेगा। आप लोग के लिए जो है सरकार मतलब कौन सी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चेक किसमें किया गया बताइए? आर्टिकल 74 में या 75 में, ठीक, दोनों को देख लीजिएगा। तो इसमें ये जो है एक्स्ट्रा तथ्य थे। आप लोग को जो है पढ़ना है घर पे, वो क्या पढ़ना है कि एडजर्नमेंट मोशन और सेंसर मोशन जो है कैसे भी, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट है या फिर क्या सिमिलरिटीज उनके बारे में पढ़ना है। और जो सागर माला वाला मैंने प्रोजेक्ट आप लोग को अभी बताया था ना क्वेश्चन, उसमें आप लोग को एक चीज और तैयार करनी है घर पे, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। पेन पेंसिल लेके बैठे हैं ना पेपर लेके, ये सब लिखिए प्लीज। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जरूर पढ़ना है। एडजस्टमेंट और सेंसर मोशन भी आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम लोग। असर्शन और रीजनिंग वाला यहाँ पे क्वेश्चन टाइप है, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग को क्या है कि हर स्टेटमेंट को अलग अलग पढ़ना है कि क्या वो सही है कि गलत है। फिर अगर ये वाला सही है पहला वाला
और बी वाला भी सही है, तो आप लोग को देखना चाहिए कि क्या ये रीजन है बी वाला ए का। अगर है तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अदरवाइज बी हो जाएगा। और अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो सी हो जाएगा। और जो है अगर पहला गलत है और दूसरा सही है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यही तो बोला ना मैंने। तो मतलब ये है कि इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, पिछली बार पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने आज ये बता दिया है। ठीक, क्वेश्चन कैसे करना है ये भी तो आना जरूरी है ना, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑन द एग्जाम डे आपको करना भी है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि द रिजर्वेशन ऑफ 33% ऑफ सीट्स फॉर व्यूमन इन पार्लियामेंट, 33% जो सीटें जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको लाने के लिए 33% रिजर्वेशन आरक्षण लाने के लिए पार्लियामेंट, संसद और विधानमंडल में जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये है। तो इसका आंसर तो आप लोग को पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने तो पॉज करने के बाद ये इसको अटेम्प्ट कर ही लिया होगा। इसका आंसर है डी। पहला स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। आप लोग को अगर जानकारी होगी तो 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो आपका किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। 33% रिजर्वेशन संबंधित है व्यूमन के। ठीक, जो जिस मतलब इसका ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। दूसरा जो रीजन है, ये स्टेटमेंट सही है कि पॉलिटिकल पार्टी जो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन पे वो अपने यहाँ जो है सीट का मतलब दे सकती हैं भाई, विमेन को 33% है, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो यहाँ पे जो है डी आपका ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा वाला सही था। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आंसर पहले नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो ये स्तूपा से रिलेटेड है। आप लोग ये बताना है कि यहाँ पे करेक्ट पूछा गया कि ऑप्शन कौन सा सही है, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है डी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं दे रखा है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मौर्य काल में स्तूप की अवधारणा शुरू हुई, नहीं वैदिक काल में हुई। ठीक, वैदिक काल में हुई। दूसरा है कि स्तूप की मूल संरचना में मेधी स्तूप आर्किटेक्चर आप लोग को पढ़ना है आज। ठीक, लिखिए स्तूप बता रहा हूं, स्तूपा आर्किटेक्चर आप लोग को जो है पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या होता है, मेधी क्या होता है, हर्मिका क्या होता है। तो यहाँ पे मूल संरचना में मेधी इज्जत और सम्मान का प्रतीक है, नहीं मेधी नहीं है, हर्मिका है। ठीक, ये अगर स्तूप होती है तो यहाँ पे जो ये बना होता है ना, हर्मिका बोलते हैं इसे। ठीक, और मेधी क्या होता है, जो यहाँ पे आप मतलब जो पाथ होता है ना, मतलब जो कहते हैं ना परीक्षा वो करने आए में, परिक्रमा करने के लिए पाथ जो बनाया था उसको मेधी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिखा हुआ तोरण जटाका कहानियों का चित्रण नहीं करता है। तोरण जैसे मैंने पिछली बार शायद आप लोग को गोपुरम की जगह तोरण बता दिया था, वहां पे यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तोरण मतलब इस तरीके का गेटवे होता है स्तूप में जाने के लिए। सांची स्तूपा की अगर आप फोटो देखोगे तो उसमें बना हुआ है। तो ये जो है जटाका का चित्रण नहीं होता है लिखा हुआ, नहीं होता है। और आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है कि जटाकास क्या होते हैं, जटाकास क्या होते हैं, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। एविडेंस ऑफ गणेश पूजा वॉज, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया कि नोट करे पूछा गया। ठीक, और जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनसे कुछ रिलेटेड स्टेटमेंट है। आप लोग को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन जो सही है वो है आपका बी, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो नॉट करेक्ट है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गणेश पूजा का साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त होता है, नहीं दाइमाबाद से होता है। मैंने आप लोग से पिछले उसमें बोला है, फिर बोल रहा हूं, मैपिंग जो भी ये लोकेशन आती है, मैप बुक उठाइए, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन और ऑक्सफोर्ड की बताई थी मैंने आपको, उसमें हिस्ट्री वाले पोर्शन में जाके आप देखेंगे तो ये लोकेशन जो है आप लोग को देखनी है, कहाँ पड़ती है, नॉर्थ में पड़ती है, साउथ में पड़ती है, कैसे पड़ती है, मतलब आप लोग को ऑब्जर्व करना जरूरी है। इनाम गांव और दाइमाबाद दोनों ही देख लीजिएगा। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड्स इनटू 3 कंट्रीज, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये एक्सटेंड होती है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो आपकी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी उससे 20 गुना बड़ी थी। और मेसोपोटामिया जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताई भी थी, 2 नदियों के बीच वाला, वो कौन सी नदियां थी, ये आप लोग को जो है कमेंट में लिखना है। पेन एंड पेपर प्लीज लेके बैठिए, प्लीज प्लीज प्लीज, सबको एक साथ लिख के फिर एक साथ एक कमेंट में एक मैसेज किया करिए। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सटेंड इनटू 3 कंट्रीज, और जो आपका मेसोपोटामिया है उससे 12 गुना बड़ी थी। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि दयाराम साहनी जो थे उन्होंने बोला था कि ह्यूज बाथ ऑफ
जो ग्रेट बात वाली बात हुई थी ना, जो आप बोला जाता है ना मोहनजोदारो एज द अमेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द देन वर्ल्ड, ठीक, ये दयाराम साहनी ने नहीं बोला थी, बल्कि किसने बोली थी, ये बोली थी आपके जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने बोली थी, जो कि 1924 में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का वर्ल्ड को बताई थी। दयाराम साहनी कौन थे? दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा की को जो है की खुदाई की थी, हड़प्पा का एक्सकवेशन किया था। और यहाँ पे जो है हड़प्पा जो है कहाँ पे, रिवर रावी रिवर पे है, ये रावी रिवर पे है, और आज के पाकिस्तान मोंटोगोमेरी की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यहाँ की कुछ विशेषताएं हड़प्पा की क्या है? सैंडस्टोन का पत्थर है, बलुआ पत्थर है, आपका स्टैच्यू मिली है ह्यूमन एनाटोमी की, ठीक, ग्रैनरी है, और आपका बुलक कार्ट, ये सब मिला है यहाँ से हड़प्पा से, ठीक। काफी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोग को मिल गई है। और चौथा स्टेटमेंट जो है एक बिगेट करके थे, उन्होंने बताया था ट्विन कैपिटल इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी, हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक। यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा झन्नाटा क्वेश्चन जो हमेशा आप लोग को देता हूं मैं एक, ठीक। इसमें ये पूछा गया कि राणा कुंभा से रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए और आप लोग को करेक्ट बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। राणा कुंभा का असली नाम कुंभकर्ण था, ठीक, तो एक और कुंभकर्ण आज जान गए आप लोग। और इन्होंने एक लिंग महात्म्य के अंतिम भाग का रचना इसी ने, मतलब इन्होंने ही की थी, इसी ने नहीं होना चाहिए, थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए। और ये बाबर के समकालीन थे, मतलब कंटेम्परेरी टू बाबर, बाबर के टाइम पे मतलब ये भी थे, ठीक। और श्रृंगार चोरी, कुंभ श्याम तथा चतुर्मुख विहार नामक मंदिर का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक। ये चारों स्टेटमेंट सही थे। इनसे रिलेटेड जो है कुछ यहाँ पे छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेवाड़, मैप बुक खोलिए, और मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़, इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेवाड़ और मारवाड़ में ये कहां पे लोकेशन है, क्या है, मैप बुक में अपने आप लोग खुद भी मार्क करिए, क्या रीजन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आगे जो क्वेश्चन है 9th, ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मैंने पिछले में भी एक क्वेश्चन आप लोग से इससे दिया था, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम और नवाब शुजा उद दौला से रिलेटेड था। आप लोग को ये बताना यहाँ पे नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सही होगा बी। देखिए यहाँ पे तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पे टीटी इलाहाबाद में नवाब शुजा-उद-दौला किस बात पे मतलब एग्री हो गए थे उससे रिलेटेड ये 2 ऑप्शन तो हैं, लेकिन ये तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है शाह आलम सेकंड से रिलेटेड है, शाह आलम सेकंड से रिलेटेड है, जो कि 15वें मुगल वो थे। ये जितने भी ये मुगल एम्परर है ना, इनकी एक क्रोनोलॉजी बनाइए आप लोग, नोट्स बनाइए, ठीक। नोट्स कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड जो है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो दे रखा है, और उससे पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात मैं कर रहा था उससे रिलेटेड भी आप जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो मैंने पूरा दे रखा है, अभी लेटेस्ट वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स कैसे बनाएं इसका भी आप लोग को, नोट्स कैसे बनाएं लिखकर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिखेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया था, कारा सरेंडर, इलाहाबाद को सरेंडर किया था, और कारा को एम्परर शाह आलम सेकंड के लिए, बिल्कुल सही बात है। 50 लाख रुपए के जो है वॉर इंडेमनिटी दी थी, मतलब क्षतिपूर्ण जो है वॉर में जो हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए। और जो शाह आलम ने क्या किया था, फरमान ग्रांट किया था दीवानी का, और 26 लाख रुपए, मतलब 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल एम्परर को देंगे, और उसके बदले में क्या है कि आपके पास दीवानी राइट है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, जितना चाहो उतना खींचो उन लोगों से, जितना भी उत्पीड़न कर सको, ठीक। मतलब ये कहा नहीं गया था बट ऐसा हुआ था, ठीक है। प्रोविजन मतलब 53 लाख रुपए का जो है कंपनी ने किया था रिटर्न फॉर निजामत फंक्शन के लिए। ये दीवानी राइट्स हो गए, यहाँ पे निजामत फंक्शन मैंने लास्ट टाइम आपको समझाए भी थे, मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस और जस्टिस मतलब जुडिशरी, ये सब भी जो है शाह आलम ने दिए थे। तो यहाँ पे ये नॉट करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था नवाब शुजा-उद-दौला से क्या था। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है इन दोनों से रिलेटेड, ठीक, आप लोग पढ़ सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं। कुछ अनाउंसमेंट मैं भी करूंगा, पूरा सुन लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों से पूछा कि इनमें से कौन से पेड़ के कवर या वनस्पति के नुकसान का परिणाम हो सकता है। देखिए पहला और दूसरा तो हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। और
जो है ये मतलब नुकसान हो रहा है ना, नुकसान, सॉइल कंजर्वेशन नुकसान में तो ना आएगा, ये पॉजिटिव वो एक चीज़ है कि जो इरोजन हो रहा है, जो सॉइल खराब हो रही है, ठीक, इनफर्टाइल हो रही है, तो उन सबको जो है सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू वो किया जा सकता है। अब यहाँ पे वेजिटेशन जब नहीं होगा, कोई ज़मीन है वहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो यहाँ पे जो है पानी ऐसे बरसता है, तो यहाँ पे क्या है कि पानी नीचे सोख भी लेता है, इनकी जड़ों में चला जाता है, और पानी एकदम बहता नहीं कस के। अब ये नहीं है, अगर दूसरी जगह तो क्या होगा, पानी बरसेगा तो इसीलिए बह जाता है कस के, तो क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो ही नहीं रहा है, बायो ड्रेनेज जिसको बोलते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो रहा, और ये एकदम बह रहा है, तो जो ऊपर की लेयर थी ना आपकी सॉइल की, उसको भी इरोड कर रहा है। इसको बोलते हैं कौन सा इरोजन? शीट इरोजन। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रिल इरोजन क्या होता है, चलिए यही लिख दीजिए। ठीक, और आप लोग को पढ़ना क्या है, सॉइल जो है आपका होराइजन जो होता है, ABCD 3 होते ना, 4 होते ना वर्टिकल स्ट्रक्चर, ABCD, वैसे अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ेंगे ठीक से तो O भी एक होती है, तो आप लोग को ये जो है इसके बारे में आज पढ़ना है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कुछ दे रखा है। आप लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग का एक टेलीग्राम पे चैनल है, ओनली यूपीएससी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, पूरा लिखेंगे तो आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाके, तो आप लोग को एक ग्रुप मिलेगा, ये फ्री चैनल है, और यहाँ पे मैं जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें कोई डाउट है तो एक डिस्कशन चैनल भी इसी से लिंक्ड है, वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लगे रहिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए सिलेक्शन लेके जाइए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।